नमस्कार दोस्तों, आज है 8 मार्च और हम 8 मार्च के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। हमारे पास जो आज के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, उनमें सबसे पहले जो जो 3 छोटी-छोटी रिसर्च हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनको देखते हुए हम आगे चलने वाले हैं। सबसे पहले हम एक सुपर बग बैक्टीरिया के बारे में देखेंगे। ये जो बैक्टीरिया है, ये इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंडीशन में यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी को भी झेल लेता है और अगर इसका डीएनए टूट जाता है, तो उसको भी रिपेयर कर लेता है और उसको लेकर यहाँ पर कुछ कंक्लूज़न दिए गए हैं, उनको देखेंगे। फिर हम कोआला के बारे में देखेंगे, बहुत ही प्यारा जानवर होता है, बहुत ही प्यारा पशु है। ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया में ये पेड़ों पर रहता है, नीलगिरी के पत्ते खाता है यानी यूकलिप्टस के पत्ते खाता है और ये भी खतरे में था, लेकिन अब इसकी संख्या थोड़ी-सी बढ़ रही है। साथ में हम देखेंगे सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। सिज़ोफ्रेनिया से जुड़े हुए 2 बायोमार्कर्स की पहचान की गई है और इन बायोमार्कर्स की पहचान के बाद इसका इलाज करना या इसका डायग्नोसिस करना कितना आसान हुआ है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये 3 चीज़ों के बारे में देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट आई है इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट क्या कह रही है और भारत के लिए पर्यावरण को लेकर क्या-क्या खतरे हैं और भारत के सामने कहाँ-कहाँ पर इसका खतरा बढ़ा है और क्या-क्या दिक्कतें हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ी-थोड़ी बातें इसमें कही गई है। फिर ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के स्टैंडर्ड्स तय किए हैं भारत ने, क्योंकि हम ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसमें पर केजी कितना कार्बन यहाँ पर स्वीकार्य है, उसके लिए नियम आए हैं। तो कितना है पर केजी ग्रीन अमोनिया को लेकर और ग्रीन मेथनॉल को लेकर, इसके बारे में हम देखेंगे। फिर देखेंगे कि एसटीईएम ये जो फील्ड है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें और रिसर्च में सबसे पहले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर रिसर्च, इनमें देखेंगे कि महिलाओं की क्या भूमिका है। और आज 8 मार्च है, तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वाली न्यूज़, इसको लेकर पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ से निर्यात बढ़ाने के लिए अलग-अलग समय पर, इससे पहले भी एक स्कीम थी, इसके साथ और दूसरी स्कीम्स भी है और ये वाली जो स्कीम है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिटेल में, रिवीजन में। ठीक, मैपिंग सेक्शन में हम देखेंगे 2 नदियाँ अपने, एक तो यूफ्रेटस और एक टिग्रिस नदी। दोनों नदियाँ जो हैं पश्चिम एशिया में हैं और जो अभी क्षेत्र फोकस में है वहाँ पर है, तो उसके बारे में मैपिंग सेक्शन में देखते हुए चलेंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये वाला जो बैक्टीरिया है, ये अत्यधिक दबाव को झेल लेता है, अलग-अलग परिस्थितियों को झेल सकता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को भी झेल लेता है, बहुत ज़्यादा अगर कम टेम्परेचर हो उसको भी झेल लेता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर को भी झेल लेता है, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी को भी झेल सकता है। तो इसकी ये जो ख़ासियत हैं, इसको देखकर लग रहा है कि अगर जीवन बाहर से अगर किसी चट्टानों के माध्यम से आया हो सकता है, तो इस तरह के बैक्टीरिया के माध्यम से एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जीवन जा सकता है। अगर इस तरह के बैक्टीरिया होंगे, अगर उनकी इस तरह की ख़ासियतें होंगी, जो इस तरह के दबाव को, इस तरह के प्रेशर, टेम्परेचर, ठंड और रेडियो एक्टिविटी को भी अगर झेल सकते हैं, तो जीवन भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर इन पिंडों के माध्यम से, ये जो छोटे-छोटे चट्टानें होती हैं, जो इसी ग्रह के ऊपर टकराती हैं, या मान लीजिए अपना जो अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने पर कोई-सा जो उल्का पिंड है या फिर कोई-सी क्षुद्र ग्रह हैं, वो इस तरह से पृथ्वी की तरफ आते हैं, टकराते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि इस तरह का जीवन एक ग्रह से दूसरे स्तर पर चला जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। ये जो बैक्टीरिया है, वो अगर उसका डीएनए टूट जाता है, तो डीएनए को भी यहाँ पर मरम्मत कर लेता है और बाकी इसमें आयन ट्रांसपोर्ट को लेकर भी उसको नियंत्रित करने या उसके झटकों को झेलने की इसमें खासियत होती है। ये सारी चीज़ें इस बैक्टीरिया के बारे में आपको याद रखना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में कंक्लूज़न हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस को आपको याद रखना है, साथ में याद रखना है कि बहुत विषम परिस्थितियों को झेल सकता है और हो सकता है कि जीवन अंतरिक्ष की चट्टानों के माध्यम से एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक जा सकता है और अगर इस तरह का जीवन है, इस तरह की खासियत है, तो ज़रूर जा सकता है। ठीक? दूसरा है कोआला को लेकर। कोआला आप जानते हैं
अगर आपने देखा होगा तो बहुत ही मासूम सा ये जो जानवर होता है वो होता है। ऑस्ट्रेलिया में मुख्यतः पाया जाता है। इनकी आबादी लगातार कम हो रही थी, जिसको लेकर चिंताएँ जताई जा रही थी, कंज़र्वेशन के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ है, इनके डीएनए में म्यूटेशन हुए हैं, बदलाव हुए हैं, ये परिस्थितियों को झेल सकने के लायक हो गए हैं और अनुकूलन में इनकी मदद कर रहे हैं। मतलब इनका डीएनए में जो बदलाव हुआ है, इनको मदद कर रहा है कि ये बदली हुई परिस्थितियों में सर्वाइव कर सकें। और अब इनकी संख्या थोड़ी-सी बढ़ी है। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में जैसे कि क्वींसलैंड में और न्यू साउथ वेल्स में, ऑस्ट्रेलिया में ही ये दोनों रीजन, वहाँ पर इनकी जो संख्या है अभी भी चिंताजनक है, वहाँ पर घट रही है। लेकिन जो दूसरे एरिया हैं, जैसे कि कौन-सा एरिया, विक्टोरिया वाला जो एरिया है, विक्टोरिया क्षेत्र जो है, वहाँ पर इनकी संख्या बढ़ रही है। ये गुड न्यूज़ है, ठीक? इसके बाद एक और अच्छी बात ये है कि सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी के बारे में आपने सुना होगा। सिज़ोफ्रेनिया की बीमारी इस तरह से बीमारी होती है, एक साइकोट्रोपिक डिसऑर्डर होता है। जिसे भी इस तरह की बीमारी होती है, जो भी सिज़ोफ्रेनिया से ग्रसित होता है, उसे अलग-अलग तरह के साइकोट्रोपिक डिसऑर्डर दिखाई देते हैं। जैसे कि उसे डर लगता है किसी चीज़ से, उसे हमेशा शक पैदा होता है, उसे लगता है कोई उसे मार देगा, उसे लगता है कि कोई उससे कुछ कह रहा है और वो उससे अकेले में बात करते रहता है। इस तरह से उसे एक डिसऑर्डर होता है और उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी होती है। अब उसके लिए, मतलब उसकी पहचान के लिए जिन बायोमार्कर्स को अभी पहचान हुई है, उन बायोमार्कर्स को यहाँ से, मुँह से, गाल के आंतरिक भाग से, यहाँ से राल से निकाला जा सकता है और वहाँ से SP4 mRNA और HSP60 प्रोटीन, इन दोनों की जाँच करके इसके इलाज और इसके डायग्नोसिस से जुड़ी प्रोसेस की जा सकती है। तो यहाँ से ये अच्छी खबर है कि यहाँ से बहुत आसान तरीका है, आपके जो मुँह है, आपकी गाल है, गाल का जो आंतरिक हिस्सा है, वहाँ से एक कॉटन के माध्यम से इस राल को और फिर उस राल से आपके ये जो 2 प्रोटीन हैं, उन्हें निकाला जा सकता है। SP4 mRNA, ये वाला जो प्रोटीन है, ये आपके ब्रेन में सारी सेल्स को ठीक से काम करवाने के लिए ज़िम्मेदार होता है और HSP60, ये वाला जो प्रोटीन है, ये सेल के कोशिका के अंदर होता है और कोशिका को सारे फंक्शंस ठीक से करवाने के लिए यूज़ होता है। मतलब ये जो इसका काम है, वो इस तरह का होता है। तो ये 2 प्रोटीन हैं, यहाँ से लिए जा सकते हैं, उनका डायग्नोसिस किया जा सकता है और एक आसान तरीका है, बिना दर्द वाला तरीका है और उससे पता किया जा सकता है सिज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो 3 चीज़ें यहाँ से छोटी-छोटी रिसर्च आई थी, इनके जो कंक्लूज़न है वो हमने देखे हैं। फिर हम देखेंगे आगे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है, आप जानते हैं, और हवाई क्षेत्र आंशिक रूप से खुला हुआ है, पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। जैसे पहले एयर ट्रैफ़िक था वैसे नहीं है और इस बीच में 52,000 से ज़्यादा भारतीय वापस भारत लौटे हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अल्पकालिक वीज़ा के लेकर वहाँ गए थे। छुट्टियाँ मनाने हो सकता है, बिज़नेस के लिए हो सकता है, ट्रांज़िट वीज़ा इनके पास हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर गए हुए थे, फँसे हुए थे, लेकिन अब निकल कर आए हैं। भारत की सरकार सभी के लिए चिंतित है, लगातार निगरानी बनाए रखे है और सलाह दी जा रही है और हेल्पलाइन भी यहाँ पर जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास में संपर्क में रहने की यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस क्षेत्र में शांति रहे। हालाँकि अभी शांति स्थापित होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इस क्षेत्र में, इस रीजन में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। तो भारत के लिए इनकी सुरक्षा भी सबसे ज़्यादा मायने रखती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट। ये वाली रिपोर्ट कह रही है कि प्रमुख पर्यावरण चुनौतियाँ भारत के सामने क्या-क्या है, उनके बारे में बताया गया है, उनका विश्लेषण किया गया है और कहा है कि बाढ़, वन्यजीव संघर्ष या वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव और वायु प्रदूषण, हीट वेव, भारी बरसात और कोल्ड वेव, ये समस्या जो हैं भारत में आपको लगभग साल भर दिखाई देने को मिली है और इस तरह की परिस्थितियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज़्यादा चिंता की बात है कि इस तरह की परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं और इनका जो असर है वो हमारे दैनिक जीवन पर दिखाई देने लगा है। आपने भी महसूस किया होगा कि बेमौसम बरसात या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी, इस तरह की चीज़ें आपको महसूस होने लगी हैं और जिन खतरों के बारे में हम सिर्फ़ अभी तक अनुमान लगा रहे थे या उन्हें भविष्य खतरा मान रहे थे, वो खतरे आज हमारे जीवन में दाखिल हो चुके हैं। लगभग 4,500 लोगों की इससे मृत्यु हुई है और 17 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल से भी ज़्यादा क्षेत्रफल में फसलों को प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित रहे हैं उन राज्यों में हैं हिमाचल प्रदेश, केरला और मध्य प्रदेश। ये राज्य सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं इस तरह की घटनाओं से।
जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ की संभावना भी बढ़ी है, तीव्रता भी बढ़ी है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। इंटेंसिटी बढ़ी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ी है। तो बार-बार हम इस तरह की परिस्थितियाँ देखते हैं कि अचानक बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है, सारा पानी एक साथ निकल नहीं पाता है और अक्सर शहरों में हम देखते हैं कि बाढ़ जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। हमने देखा है बेंगलुरु में देखा है, हमने देखा है चेन्नई में, 2 शहरों में बड़े स्तर पर इस तरह की घटनाएँ देखने को मिली हैं। रिपोर्ट कहती है कि आपदा में राहत के बजाय हमें अब तैयारी के ऊपर और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा सोचना होगा, ज़्यादा निवेश करना होगा क्योंकि अब ये सच्चाई बन चुकी है कि इस तरह की घटनाएँ अब होने वाली हैं। तो जब कहीं पर बहुत दिनों में 10 साल में 1 घटना होती है, वहाँ पर हम राहत कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब हर बार, हर साल या फिर साल भर में 2 से 3 बार अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी, तो वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में और वहाँ पर आपको पहले से की गई तैयारियों में ही आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको राहत के लिए समय नहीं मिलने वाला है। इसके लिए आप वेटलैंड को फिर से आप रिस्टोर कर सकते हैं। वेटलैंड को रिस्टोर करने का मतलब है तालाब बना सकते हैं, नहरें बना सकते हैं, नदियों को साफ़ कर सकते हैं, नालों को साफ़ कर सकते हैं ताकि पानी को जो अतिरिक्त पानी उसको स्टोर किया जा सके, उसको बहने का रास्ता दिया जा सके। आपने देखा होगा या सुना होगा कि चेन्नई या बेंगलुरु शहर में पहले बहुत ज़्यादा संख्या में हज़ारों-हज़ारों तालाब हुआ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ उन तालाबों को भर दिया गया, वहाँ पर बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई, उन्हें बेच दिया गया आर्थिक लाभ के लिए और अब स्थिति ये है कि वहाँ पर पानी स्टोर करने की जगह नहीं है, पानी सूख चुका है। बाहर से पानी को सप्लाई वहाँ पर करनी पड़ती है, साथ में पानी के निकलने की जगह नहीं है और बाढ़ जैसी स्थितियाँ आपको दिखाई देंगी। नदियों को बाढ़ के मैदानों से जोड़ना। होता क्या है कि बाढ़ के मैदानों में भी अक्सर घर बना लिए जाते हैं। साथ में ही नदियों के जो रास्ता है उससे दूर जाकर आपको जो डेवलपमेंट काम है वो करना होगा और नदियों के जो बाढ़ का मैदान है उसको साफ़ करके नदियों के बहने का रास्ता साफ़ करना पड़ेगा। साथ में भूजल पुनर्भरण पर ध्यान देना पड़ेगा और वर्षा के जल संचयन, बारिश के पानी को स्टोर करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि इस तरह की समस्याओं से बचा जा सके। पानी को, बरसात के पानी को अगर हम स्टोर करेंगे तो उसके 2 फ़ायदे हो सकते हैं। पहला फ़ायदा तो है पानी हमारे लिए स्टोर है। दूसरा फ़ायदा है कि इससे बाढ़ नहीं होगी। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, आप आपदा को भी रोक सकते हैं और आप भविष्य के लिए अपने लिए पानी भी स्टोर कर सकते हैं। साथ में जो वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ा है। जो टाइगर रिज़र्व्स हैं, उनके आस-पास इस तरह के मामलों में वृद्धि देखी गई है। मानव मृत्यु भी बढ़ी है, साथ में इस टकराव से, इस कॉन्फ्लिक्ट से, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से वाइल्ड लाइफ को भी नुकसान हुआ है और ह्यूमन को भी नुकसान हुआ है। ठीक। बाकी जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लगभग 15% ही आबादी ऐसी है जहाँ पर भारत में रेगुलर एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग होती है। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सिर्फ़ 15% आबादी के पास ही है। बाकी आबादी के पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, एयर क्वालिटी को कोई मेज़र नहीं किया जाता है और जब एयर क्वालिटी स्टेशन नहीं है, एयर क्वालिटी को मापा ही नहीं जाता है, तो उसके लिए फिर कोई उपाय करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये सारी रिपोर्ट है। रिपोर्ट ने भारत में जो खतरे हैं उनको दर्शाया है। रिपोर्ट बताती है कि क्या-क्या खतरे हैं, रिपोर्ट बताती है इन्हें कैसे निपटा जा सकता है। ये सारी चीज़ें मेंस के आंसर में काम आ सकती है। साथ ही अगर नीति निर्माता अगर इसे ध्यान दे तो वहाँ पर इस रिपोर्ट से कुछ अच्छे फैसले लिए जा सकते हैं। फिर है ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के स्टैंडर्ड्स तय किए हैं। ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल के उत्पादन को भारत सरकार बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, बजट आवंटन भी हुए हैं वगैरह-वगैरह। इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो सबसे पहले तो ये है कि जब भी जो स्टैंडर्ड तय हुआ है कि ग्रीन अमोनिया पैदा होगा तो 1 केजी ग्रीन अमोनिया में आप 380 ग्राम कार्बन उत्सर्जन कर सकते हैं, तब तक इसे ग्रीन माना जाएगा। ठीक। ऐसे ही मेथनॉल के लिए 440 ग्राम पर केजी मेथनॉल। ठीक। ग्रीन क्यों कहा जा रहा है? ग्रीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी, एयर, वाटर, इनका उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी खास तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है ग्रीन अमोनिया का उत्पादन करने के लिए, इसलिए इसे ग्रीन कहा जा रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। जो बायोमेथनॉल है प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बायोमास और ई मेथनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन और कैप्चर्ड CO2 और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। अगर इन चीज़ों का उपयोग करके मेथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है तो उसे ग्रीन मेथनॉल कहेंगे। इसके अलावा फिर हमारे पास एक और अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल बताता है कि STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी भूमिका कैसी है, कितनी है।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो ग्रेजुएशन है उसमें 35% महिलाएँ हैं। हालाँकि भारत की स्थिति इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। भारत में लगभग 43% महिलाएँ हैं ग्रेजुएशन के स्तर पर, टोटल जो हमारा एनरोलमेंट है उसमें। फिर पीएचडी में 40% है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में लगभग मास्टरेट या डॉक्टरेट की बात करें तो वहाँ पर 50% तक है। भारत की स्थिति और ज़्यादा अच्छी है। साथ में यहाँ पर जो चिंता की बात है, वो ये है कि यहाँ पर जो R&D कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ 18% है। रिसर्च और डेवलपमेंट में महिलाएँ हैं ही नहीं। इसको लेकर चिंताएँ जताई जा रही हैं। ठीक, और जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी कम है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी सिर्फ 29% महिलाएँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब डीआरडीओ में भी 14% ही महिलाएँ हैं। साथ में जो बड़े-बड़े जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी कम ही दिखाई दे रही है। और इसका कारण बताया जा रहा है, इसका कारण है कि अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को अपना करियर, जॉब या अपने सपने इसलिए छोड़ देना पड़ता है क्योंकि उनकी शादी हो जाती है या फिर पति का बार-बार हस्तांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। दोनों का एक ही जगह जॉब मिलना, एक ही शहर में, एक ही लोकेशन के पास-पास में एक बहुत ही कठिन काम होता है और इसके लिए अक्सर किसी एक को अपना सैक्रिफ़ाइस करना होता है और इसमें अक्सर महिलाओं को ही इसके लिए मजबूर किया जाता है। तो विवाह, स्थानांतरण, बच्चों की देखभाल, घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, अपना बुज़ुर्गों की देखभाल, इनके लिए महिलाएँ अक्सर अपना करियर छोड़ देती हैं और फिर घर की ज़िम्मेदारियों में अपना जीवन उसमें खपा देती हैं। तो इसके लिए महिलाओं की भागीदारी R&D में, जॉब्स में, इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी कम है और ये चीज़ें 1, 2, 3, 4 ये सारी चीज़ें हम यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी ये हो गया, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल हो गया, जो स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2026 है इसको भी हमने देख लिया। कोआला और ये जो डिनोकोकस रेडियोड्यूरेंस है इसके बारे में भी हम देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा न्यूज़ आज थी नहीं, संडे है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज पढ़ने के लिए नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है ये वाली जो स्कीम है, ये वाली स्कीम लागू की गई है, क्यों लागू की गई है, ताकि हमारे यहाँ से होता क्या है, अभी हम टैरिफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं। जब भी एक देश से दूसरे देश में कोई चीज़ें बिकने जाती है, तो वहाँ की सरकार मान लीजिए यूएसए भारत के उत्पादों पर, भारत के प्रोडक्ट पर टैक्स लगा देता है और इस टैक्स से क्या होता है, इसका प्राइस यूएस के मार्केट में ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इससे पहले भी जब भारत से कोई चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है और भारत सरकार ने अगर उसके ऊपर टैक्स लगा कर रखे हैं, तो इन टैक्सेस से होता क्या है कि इस प्रोडक्ट की कीमत पहले तो भारत से निकलते हुए ही बढ़ जाती है और अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो इससे वहाँ के मार्केट में इसकी जो कॉम्पीट करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। इसलिए भारत सरकार सोच रही है, भारत सरकार ने सोचा है और ये स्कीम जो है पहले से ही चल रही है, 2021 से चल रही है और इस स्कीम के लिए यहाँ पर क्या होता है कि जो टैक्सेस एक्सपोर्ट पर लगाए गए हैं उनको रिफंड कर दिया जाता है ताकि इसकी लागत कम हो जाए, एक्सपोर्ट करने की लागत कम हो जाए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 2021 में ये वाली योजना है वो लागू की थी। इससे पहले एक दूसरी योजना थी, वो योजना थी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। लेकिन ये जो स्कीम है इसका डब्ल्यूटीओ के जो नियम है उसको लेकर आलोचना की गई थी, तो उसकी जगह अब ये वाली जो स्कीम है उसको लागू किया है। रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, तो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स इस स्कीम को लागू किया गया है ताकि मंडी टैक्स अगर एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पर लगा है तो उसको वापस कर दिया जाए, वैट को वापस कर दिया जाए, कोयला सेस को वापस कर दिया जाए, अगर फ्यूल पर जो एक्साइज ड्यूटी है उसको वापस कर दिया जाए। तो क्या होगा कि एक्सपोर्ट की जो लागत है, एक्सपोर्ट करने की जो लागत है वो कम हो जाएगी और भारत के बाहर इसकी कॉम्पीट करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके लिए इस स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया है। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम इसकी जगह पर ये आई है, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। और इसमें आपको एक ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप दे दी जाती है और उसके माध्यम से फिर रिफंड होता है। मल्टी सेक्टोरल मतलब लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, वस्त्र क्षेत्र सहित सभी सेक्टर के लिए इस योजना को लागू किया गया है। सभी एक्सपोर्ट को यहाँ से रिफंड मिलेगा, जो टैक्सेस जिनकी हमने बात की, जो टैक्सेस पहले से लग चुके हैं एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट पर, उनके ऊपर रिफंड मिल जाएगा। अगर आप निर्माता हैं और सीधे निर्यात करना चाहते हैं तब भी आपको ये सारे छूट मिलेंगी। व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं तो भी छूट मिलेगी। लेकिन ज़रूरी यह है कि देश
में बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, भारत में बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, ना कि आप दूसरे देश से इम्पोर्ट करके फिर एक्सपोर्ट करें, उस पर नहीं लगेगा। भारत में बननी चाहिए, तो भारत में बने हुए प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है। किसी भी योजना को समझना है तो उसके जो प्रावधान है उनको थोड़ा-सा बारीकी से देखना पड़ेगा। तो अगर भारत में बनी है और फिर एक्सपोर्ट होती है, इसका मतलब है कि भारत में प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा, भारत में एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा। कोई न्यूनतम टर्नओवर सीमा नहीं है और यहाँ तक कि जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन में इकाइयाँ हैं और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, ये भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। कुरियर या ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन अगर आप री-एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं से इम्पोर्ट करके एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक? एक बार सारी चीज़ों को रिवीज़न कर लेते हैं और फिर हम देखेंगे सबसे लास्ट में एमसीक्यू। यहाँ पर जैसे हमने सबसे पहले बात की कि ये जो बैक्टीरिया है डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये जो बैक्टीरिया है बहुत अलग-अलग परिस्थितियों, बहुत ही विकट परिस्थितियों को झेल सकता है, बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कोल्डनेस, यहाँ तक कि रेडियो एक्टिविटी को भी झेल सकता है। अगर इसका डीएनए टूटता है तो उसको भी ये रिपेयर कर सकता है और इसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जीवन कैसे ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ये इसका उदाहरण हो सकता है, ये इसका माध्यम हो सकता है। कोआला एक बहुत ही प्यारा जानवर है, यूकलिप्टस के पेड़ों पर रहता है, उसकी पत्तियाँ खाता है। इसकी संख्या लगातार घट रही थी, लेकिन अब इसके डीएनए में बदलाव हुए हैं, नए म्यूटेशंस इसे अनुकूलन में, एडॉप्टेशन में मदद कर रहे हैं और अब इनकी संख्या विक्टोरिया जो रीजन है वहाँ तो बढ़ी है, लेकिन दूसरी जगह क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में, वहाँ पर इनकी संख्या अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, कम ही हो रही है। फिर ये जो सिज़ोफ्रेनिया के 2 बायोमार्कर्स हैं, ये जो 2 प्रोटीन हैं, इन्हें जो गाल है, जो गाल का आंतरिक हिस्सा है, वहाँ से निकाला जा सकता है। तो जो दर्द भरा तरीका है, उसके विकल्प के रूप में ये जो तरीका आसान है और फिर इसको डायग्नोसिस किया जा सकता है। फिर इंडियन जो लोग बाहर अब मतलब जो मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, वहाँ से वापस भारत आ रहे हैं, कुछ लोग आए हैं, उसको लेकर था। और फिर स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट कहती है कि भाई साहब, भारत में इस तरह की परिस्थितियाँ, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है, इंटेंसिटी भी बढ़ी है और प्रोबेबिलिटी भी बढ़ी है और उसको लेकर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, राहत के बजाय हमें तैयारी पर ध्यान देना होगा, हमें प्री डिज़ास्टर रेज़िलियंस प्लानिंग करनी होगी, हमें इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, इस तरह की प्लानिंग करनी होगी ताकि इस तरह की घटनाओं का भारत के ऊपर, भारत के शहरों के ऊपर, गाँवों के ऊपर, लोगों के ऊपर कम से कम असर हो सके। वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने देखा था कि ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथनॉल में जो CO2 का मात्रा है, जो स्वीकार्य मात्रा है, वो है अमोनिया के मामले में 380 ग्राम पर केजी ग्रीन अमोनिया और मेथनॉल के मामले में 440 ग्राम पर केजी CO2 उत्सर्जन अपना ग्रीन मेथनॉल के मामले में। फिर हमने महिलाओं की स्थिति देखी। यहाँ पर जो चिंताजनक स्थिति है, इन मामलों में ग्रेजुएशन के मामले में, पीएचडी और मास्टर्स के मामले में भारत की स्थिति वैश्विक स्थिति से अच्छी है, लेकिन चिंताजनक स्थिति है आर&डी में सिर्फ 18% महिलाओं की भागीदारी है। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में, देश के जो बड़े-बड़े रिसर्च संस्थान हैं, वहाँ पर भी महिलाओं की भागीदारी कार्यबल में कम है। ये जो स्कीम है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, साथ ही जो प्रोडक्ट भारत में बने हैं उनके एक्सपोर्ट पर ही ये वाली जो स्कीम है वो लगती है। री एक्सपोर्ट पर ये वाली जो स्कीम है वो आपको फ़ायदा नहीं देगी। मैपिंग वाले सेक्शन में हमें देखना है 2 नदियाँ। एक तो ये नदी है टिग्रिस नदी, दूसरी है यूफ्रेटस नदी। टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस नदी, ये है आपके पश्चिम एशिया वाले रीजन में। पश्चिम एशिया याद रखना है, पश्चिम एशिया में आपको ये 2 नदियाँ मेनली मिलेंगी। आज हमको टिग्रिस और यूफ्रेटस के बारे में ही पढ़ना है और ये जो 2 नदियाँ हैं, इनका जो रास्ता है वो इराक, सीरिया और तुर्की से होकर गुजरता है। तो इराक, सीरिया, तुर्की याद रखना है। आपको भारत की तरफ याद रखना है टिग्रिस और भारत में टाइगर, तो टाइगर टिग्रिस से आप इस साइड याद रख सकते हैं कि ईस्ट साइड है और यूफ्रेटस ई से ईस्ट हो सकता था लेकिन वेस्ट में है, तो आप इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक, टिग्रिस रिवर की जो लंबाई है वो है लगभग 1750 से 1900 किलोमीटर के लगभग और ये निकलती है आपके जो टॉरस माउंटेन हैं, कहाँ के, तुर्की के, वहाँ से, तो टॉरस से निकलती है और फिर आगे चल के यूफ्रेटस में ही मिल जाती है। यहाँ पर मैप में दिखाई दे रहा है, यहाँ से टॉरस से निकलती है,
ये जो है यहाँ पर छोटा सा गैप है, उसको ध्यान में रखना है। यहाँ से निकलती है टिग्रिस और यूफ्रेटस में मिल जाती है। लगभग 1750 से 1900 किलोमीटर की इसमें लंबाई है और टॉरस से निकलती है, यूफ्रेटस में मिल जाती है और बहती है तुर्की में। उसके बाद जो इराक और सीरिया की बॉर्डर है वहाँ से टच होती हुई इराक में आती है और यूफ्रेटस में मिलती है। इतनी चीज़ें आपको टिग्रिस के बारे में याद रखनी पड़ेंगी। फिर बात करें यूफ्रेटस की, तो यूफ्रेटस वेस्ट साइड में है और यहाँ पर ये जो दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ये दो छोटी नदियाँ मिलती हैं, उसके बाद यूफ्रेटस बनती है और यूफ्रेटस बहते हुए जाकर पर्शियन गल्फ में मिल जाती है। कौन कौन से देश हैं? एक तो तुर्की है, दूसरा सीरिया और तीसरा इराक। तो 3 देश आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसकी लंबाई और ये जो नदियाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। यूफ्रेटस नदी 2 नदियों के मिलने से बन रही है, जैसे हम देख रहे हैं। एक है KARASU करासू और दूसरी है MURAT मुरात या मूरत। ये जो 2 नदियां हैं इनके मिलने पर आपकी जो नदी है वो बनती है यूफ्रेटस। इसकी लंबाई है लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास और ये जो पूरा क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया प्राचीन जो सभ्यता है उसका एरिया है। और यहाँ पर ये जो नदी दोनों के मिलने के बाद बनती है वो है शट अल अरब नदी। शट अल अरब नदी, तो शट अल अरब नदी को याद रखना है। और ये जो नीचे वाली नदी है वो है मुरात और ये है करासू। तो मुरात, करासू, फिर यूफ्रेटस, लगभग 2800 से 3000 की लंबाई। 3 देश तुर्की, सीरिया और इराक, और फिर ये जो नदी है छोटी सी दोनों के मिलने के बाद बनी है वो है शट अल अरब नदी। और यहाँ पर जो इस नदी के ऊपर आपको इम्पोर्टेंट सभ्यता प्राचीन समय में इन दोनों नदियों के आसपास मिलती थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक, इसके बाद सबसे लास्ट में हम देखते हैं एमसीक्यू में यहाँ पर सबसे पहला सवाल है कि ये जो बैक्टीरिया है डेनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, ये वाला जो बैक्टीरिया है उसको लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि यह अत्यधिक विकिरण और अत्यधिक दबाव को सहन कर सकता है। इसके झटके के बाद डीएनए रिपेयर और आयरन ट्रांसपोर्ट को नियंत्रित करके जीवित रहता है, बिल्कुल रहता है। फिर इसके अध्ययन से यह संभावना मजबूत होती है कि जीवन अंतरिक्ष चट्टानों के माध्यम से ग्रहों के बीच यात्रा कर सकता है। ठीक है, ये बात भी सही है। दूसरा कोआला को लेकर है। विक्टोरिया में कोआला की आबादी 1990 के दशक में लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन अब बढ़ रही है। ठीक, फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण डीएनए में नए म्यूटेशंस उत्पन्न हुए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा है कि क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में कोआला की आबादी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। ठीक, तीसरा सवाल है कि सिजोफ्रेनिया के निदान से संबंधित हालिया शोध के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। SP4 mRNA और HSP60 को संभावित बायोमार्कर्स के रूप में पहचाना गया है। ठीक है, इन बायोमार्कर्स की पहचान रक्त परीक्षण से की जाती है नहीं, इसकी पहचान जो आपके चिक स्वाब है उससे हो जाएगी। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि इस परीक्षण में गाल की कोशिकाओं से लिए गए स्वैब का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, किया जा सकता है, सॉरी। ठीक है, चौथा सवाल स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2026 रिपोर्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह रिपोर्ट सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, और इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि वर्ष 2025 में भारत में अत्यधिक मौसम घटनाएं 99% दिनों में दर्ज की गई। ठीक है, और से अत्यधिक घटनाएं। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत की 50% से अधिक आबादी 10 किलोमीटर के भीतर वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग सेंटर। देखो, भारत की सिर्फ 15% ऐसी आबादी है जहां पर इस तरह की व्यवस्था है कि 10 किलोमीटर के भीतर आपको एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन मिल जाएंगे। बाकी जो 85% जनसंख्या है वहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पांचवा सवाल है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2023 में स्वीकृति दी गई। देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 2023 में। ठीक है, ग्रीन अमोनिया, एक बार यहाँ से क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ग्रीन अमोनिया के लिए उत्सर्जन सीमा, ठीक है। मेथनॉल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड केवल औद्योगिक स्रोत से ही ली जा सकती है, नहीं, औद्योगिक स्रोत से नहीं लेना है आपको। अगर ग्रीन उत्पादन करना है तो जो दूसरे सोर्सेस हैं वहाँ से लेना पड़ेगा, जो रिन्यूएबल है वहाँ से। चौथा स्टेटमेंट है कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना है। ठीक, छठा सवाल है कथन और कारण वाला। कथन है कि भारत में STEM शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी काफ़ी अधिक है। शिक्षा में भागीदारी ठीक है। भारत में स्नातक स्तर पर लगभग 43 STEM स्नातक महिलाएं हैं और मास्टर्स में भी लगभग है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है।
एक दूसरे मतलब ऑप्शन ए वाला जो उत्तर है वो सही होगा। 7वां सवाल है कि भारत में महिलाओं की भागीदारी स्टेम शिक्षा में अत्यधिक होने के बावजूद अनुसंधान कार्यबल में कम है क्योंकि सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सीमित शोध पद महिलाओं के लिए शोध करियर को प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो है ये पॉइंट्स बना सकते हैं आप। सामाजिक अपेक्षाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सीमित शोध पद। ठीक। 8वां है कि रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना का उद्देश्य निर्यातकों को अप्रत्यक्ष करों और शुल्कों में की वापसी देना है। ठीक है। और योजना ने मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, तो ठीक है। वैसे दोनों को अलग अलग, बी वाला सही होगा क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है। ROD-TEP योजना के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह योजना 2021 में शुरू की गई थी। ठीक है। इसमें रिफंड इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट के रूप में दिया जाता है। ठीक है। यह केवल वस्त्र क्षेत्र के लिए लागू नहीं, सभी क्षेत्रों के लागू है। इस योजना का उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। ठीक है। निर्यात अगर टैक्सेस कम हो जाएंगे तो निर्यात की लागत कम हो जाएगी, निर्यात की लागत कम हो जाएगी तो निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी हमारे प्रोडक्ट्स की। और 10वां और आखिरी सवाल है कि भारत में पर्यावरणीय शासन के संदर्भ में निबंधों पर विचार कीजिए। भारत की अधिकांश आबादी वायु गुणवत्ता दायरे से बाहर है। बिल्कुल सही बात है। छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में वास्तविक समय मतलब रियल टाइम वायु गुणवत्ता डेटा की कमी है। बिल्कुल सही बात है। भारत में सभी जिलों में समान रूप से वायु गुणवत्ता नहीं नहीं। ठीक है। ये हमारा आखिरी सवाल था। सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। आज के लिए कंटेंट थोड़ा सा कम था, आज रविवार भी है। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।